नमस्कार दोस्तों, पीसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो अभी हमारी फटाफट क्लासेस चल रही है, जिसके 3 पार्टों का जो है वीडियो भेज दिया गया है। ये 13 अध्याय है, इनके 13 वीडियो आप एग्जाम से पहले देख के चला जाना। मैं कहता हूँ 100 में से 100% अपने इन्हीं क्लास में से क्वेश्चन आएंगे, ये हमारी गारंटी है। इस प्रकार पीसी एजुकेशन एकेडमी आपके साथ लगी हुई है, तन मन धन से आप भी इसके साथ मिले और एक अच्छे अंक पाए। तो आज जो हम लेके आए हैं वो पाठ संख्या है आपका 11। कौन सा है? 11, जिसे कहते हैं विद्युत धारा। 11 जिसका नाम है विद्युत। क्या है? विद्युत। अब आप नॉर्मल पढ़े कि इसमें क्या पढ़ना है टॉपिक, तो वो आप ध्यान दें। तो विद्युत में पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले है आवेश। क्या पढ़ना है? आवेश। ध्यान देना कि आवेश होता क्या है। तो विद्युत धारा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको आवेश कहते हैं। विद्युत धारा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये ध्यान देना, छोटी इकाई आवेश। छोटी इकाई क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। सबसे छोटी इकाई होती है, इसे आवेश कहते हैं। इसको ध्यान देना, क्यू से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? क्यू से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक होता है, वो मात्रक आप ध्यान देना कि इसका मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे आप सी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? सी से। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान देना। आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक आवेश। कैसा आवेश? धनात्मक, जिसको प्लस क्यू कहते हैं। ठीक है ना? धनात्मक आवेश। कैसा आवेश भाई? धनात्मक आवेश। और एक होता है ऋणात्मक आवेश। कैसा? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। तो इसको कहेंगे माइनस क्यू, इसको कहेंगे प्लस क्यू। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ऋणात्मक है ना, नेगेटिव। तो प्लस धनात्मक क्यू और ऋणात्मक क्यू। देखना कि आवेश सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसको आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश को क्यू से व्यक्त किया जाता है। आवेश को जो धनात्मक और ऋणात्मक, इसको ज्ञात करने का सूत्र है वो क्यू बराबर एन ई स्क्वायर है। एन ई स्क्वायर। एन क्या होता है? एन कोई भी संख्या जो भी आपको परमाणु क्रमांक दे, वो ई मतलब इलेक्ट्रॉन। एन ई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.7 × 10⁻⁹ कूलाम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो ये आपका हो जाएगा आवेश, यानी क्यू ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है ना? तो ये हो गया आवेश से संबंधित। किससे संबंधित? आवेश क्या होता है, आवेश को किससे व्यक्त करें, इसका मात्रक वगैरह, ये हो गया आवेश से संबंधित। अब देखो आगे है विद्युत धारा। क्या है भाई? विद्युत धारा। तो आवेश क्या कहते हैं? लगातार चलते हैं। आवेश क्या कहते हैं? लगातार चलते हैं। तो विद्युत धारा कहेंगे किसे? विद्युत धारा। आवेश इस प्रकार चलते हैं, यूं लगातार, है ना? तो इस आवेशों के लगातार चलना, यानी आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किस जगह से आवेश सेकंड में या मिनट में कितनी बार निकलते हैं, वो विद्युत धारा होती है। यानी आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। कहते हैं आवेशों के प्रवाहित होने की जो दर है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब ध्यान देना कि जब भी दर आए ना, इसका अर्थ होता है बट्टे में समय, सेकंड। तो पहली बात तो विद्युत धारा को व्यक्त करेंगे आई से। आई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है? आई से तो व्यक्त किया जाता है। अगली बात आई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान देना कि जो विद्युत धारा है, वो इसका सूत्र होता है विद्युत धारा। ठीक है ना? किसमें? आवेश। तो हमेशा आवेश ऊपर होगा। दर का बट्टे अर्थ होता है बट्टे में समय। तो आप सूत्र के माध्यम से विद्युत धारा को आई से व्यक्त किया जाता है सर, और आवेश को क्यू से। ये लो क्यू, समय हो जाएगा सेकंड,
यानी टाइम, समय को टी से व्यक्त किया जाता है टाइम, तो आई बराबर क्यू बटा टी, ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है, ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। वैसे यहां से भी ले सकते हैं कूलाम, जैसे आवेश का तो कूलाम, और समय का सेकंड तो कूलाम बटा सेकंड भी हो सकता है, पर ऐसे मात्रक एम्पियर लेते हैं। अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे ये मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर, ठीक है ना। जैसे एक माइक्रो एम्पियर 10 की घात -6 एम्पियर, जैसे एक नैनो एम्पियर 10 की घात -9 एम्पियर, जैसे एक पिको एम्पियर बराबर 10 की घात -12 एम्पियर। तो ये आपकी विद्युत धारा 2 नंबर टॉपिक है कि विद्युत धारा क्या चीज है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से तो व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा का सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। विद्युत धारा को आई से, आवेश को क्यू से, समय को टी से। आई बराबर क्यू बटा टी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम बटा सेकेंड, कूलाम बटा सेकेंड। मात्रक क्या होगा, एम्पियर, मात्रक क्या होगा, एम्पियर। एक मिली एम्पियर 10 की घात -3 एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर 10 की घात -6 एम्पियर, एक नैनो एम्पियर 10 की घात -9 एम्पियर, एक पिको एम्पियर 10 की घात -12 एम्पियर। ये हो गए आपके विद्युत धारा से संबंधित बातें। किससे संबंधित, विद्युत धारा से संबंधित बातें। अगला देखो, अगला देखें। अब ये आपका विद्युत धारा पूरा हो गया, तो अब जो आपको बचता है आगे वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है, ध्यान देना, अगला टॉपिक है विद्युत विभव। देखो जिस प्रकार आवेश सीखा हमने सबसे पहले, इसके बाद विद्युत धारा, अब है विद्युत आवेश, विद्युत विभव है ना, विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव क्या होता है कि कोई आवेश होता है, क्या होता है, आवेश। आवेश को अनंत से यानी कहीं से भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको विद्युत विभव। देखो कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई धनात्मक आवेश क्यू है, ठीक है, इसको अनंत से कहीं भी है माना, इसको यहां से इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है, और लाने में जो बीच में कार्य किया जाता है वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ध्यान देना, विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यानी आप कोई आवेश है, इसको अनंत से यानी कहीं से भी उठा के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेके आते हो, यहां तक आप उसको लेके आओगे तो आपके द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, और वही कार्य क्या होता है, विद्युत विभव। अब देखो, माना आप विद्युत आवेश को अनंत से नहीं लेके आए, यही एक बिंदु से दूसरे बिंदु कर दिया, यहां से उठा कर यहां रख दिया, तो इस यहां से यहां लाने में भी आपको कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ा नहीं पड़ा। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में आपने कुछ ना कुछ कार्य किया नहीं किया, तो वो होता है विद्युत विभव। क्या होता है, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, सॉरी है ना, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभव तो एकांक धनावेश का अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो विद्युत विभव कहलाता है, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आपके द्वारा कार्य किया जाता है वो होता है विद्युत विभवांतर। तो बात समझ में आई भाई, अनंत से विद्युत क्षेत्र में आवेश को लाने में किया गया कार्य तो विद्युत विभव कहलाता है, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है।
ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अब देखो बात यह है कि सर इसको कैसे दिखाएंगे, किससे, तो विभव को हमेशा किससे दिखाया जाता है, v से, विभव को v से। अब इसका सर मात्रक क्या होगा, पहले इसका सूत्र बता दे। तो दोनों का सूत्र ध्यान देना एक ही होता है, v बराबर w बटा q, यानी आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो v बराबर w बटा q, अब इसका सर मात्रक, तो मात्रक के तौर पे आप लेते हो, इसको ध्यान देना, जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है इसका वोल्ट, क्या होता है इसका मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, क्या होता है भाई, वोल्ट, इसको छोटे v से व्यक्त किया जाता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, सूत्र हो जाएगा v बराबर w बटा q, तो ये विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है, ये दो बातें आपकी क्या होती है यहाँ से पूरी होती है कि भाई विद्युत विभव एक धन है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, और विद्युत विभवांतर एक ही विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। तो ये अपना विद्युत संबंधित कार्य क्या होता है पूरे। अब हम पढ़ेंगे भाई विद्युत परिपथ के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत परिपथ के बारे में। अब सर विद्युत परिपथ होता क्या है, ध्यान देना। अब आपका है भाई विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ होता क्या, ध्यान देना, विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा एक तंत्र का निर्माण किया जाता है, एक मार्ग का निर्माण किया जाता है, जिसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा बना बंद पथ, विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा, विद्युत उपकरणों द्वारा बना बंद पथ, विद्युत परिपथ कहलाता है। विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा बना बंद पथ होता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। सर कैसे, पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए विद्युत उपकरण होते कौन से। तो विद्युत उपकरण के रूप में सबसे पहले हम लेते हैं माना इस प्रकार, जिसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। ये होता है वोल्ट मीटर, जिसका कार्य ये होता है कि विभवांतर को मापता है और इसको हमेशा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। ये होता है एमीटर, इसको अमीटर भी लिखते हैं। इसका काम होता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापना, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापना, और इसका एक कार्य ये होता है कि इसको हमेशा सरणी क्रम में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, सरणी क्रम में। एक होता है, इसे कहते हैं प्रतिरोध आर, प्रतिरोध, क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। एक होता है यूं बल्ब, ये हो जाएगा बल्ब, ठीक है, ये बल्ब हो गया। इसके बाद और आप क्या ले सकते हैं, आप एक ये प्लस होता है, एक माइनस होता है, ये तो होता है सेल, और दो या दो से अधिक सेल आप लेके आ जाए साथ में, ठीक है, ऐसे साथ में लेके आते हैं, तो ये होती है बैटरी। क्या होती है, बैटरी। तार आपको पता ही है, ये होता है तार। इन चीजों से ये विद्युत उपकरण है, इनके माध्यम से हम क्या बनाते हैं, विद्युत परिपथ। एक होती है यूं कुंजी, जिसे स्विच कहते हैं, कुंजी, ठीक है, जिसे स्विच भी कहा जा सकता है। ये विभिन्न उपकरण काम में लेके एक परिपथ, एक बंद मार्ग बनाया जाता है, जिसे कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं, विद्युत। कैसे कि सबसे पहले आपने माना यहाँ पे प्लस माइनस इस प्रकार करके ये बैटरी यहाँ लगे, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद आप यूं गए और यहाँ पे आपने लगा दिया माना एमीटर, ठीक है, एमीटर लगाया। फिर आप यूं गए, यहाँ आपने बल्ब लगाया। क्या लगाया, बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहाँ आपने बल्ब लगा दिया। बल्ब लगाने के बाद आप आगे बढ़े, यहाँ पे आपने प्रतिरोध लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रतिरोध। इसके बाद आप यूं आगे आए, यहाँ आपका और मन हुआ
कि और कुछ लगाए, ठीक है। तो आप यूं आगे आए, यहाँ आपने लगा दी माना कुंजी, क्या लगा दी, कुंजी, और आपको लगा कि वी लगो, तो यहाँ आपने वोल्ट मीटर लगा दी। ये विभिन्न अवयव लगा के आपने एक परिपथ का निर्माण किया, एक बंद मार्ग। देखो हर जगह बंद है, यदि बंद होगा तो ही वो परिपथ कहलाएगा, अन्यथा वो खुला परिपथ होगा, ठीक है, उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो हमेशा विद्युत धारा ध्यान देना प्लस से होती हुई माइनस की ओर आती है, प्लस से होती हुई माइनस की ओर। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताओ। तो पहली बात तो ये कि एमीटर विद्युत धारा को मापेगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेगा। एमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगाए जाते हैं। ये इसके दो मुख्य अंतर हो जाएंगे। के कुंजी होती है, इसको के से व्यक्त किया जाता है कुंजी को, तो ये होता है अपना विद्युत परिपथ। ये क्या होता है, विद्युत परिपथ। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम जो प्रतिरोध है आर, उसको विभिन्न क्रम में लगाएंगे। अब सर प्रतिरोध आर होता क्या है, ध्यान देना, प्रतिरोध आर होता क्या है, तो ये सीखेंगे। इससे पहले अब जो हेडिंग आने जा रही है वो बहुत ही खास है, ध्यान देना, वो है ओम का नियम, और यही पार्ट की मेन हेडिंग है, यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। ओम का नियम, ओम का नियम। अब ओम का नियम होता क्या है ये आप ध्यान देना है आपको विशेष रूप से। ये कहता है कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ में तार के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बहुत ही खास नियम है, मैं तो कहता हूं, देखना ये क्वेश्चन ये कहता है कि किसी परिपथ तार के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कोई तार है माना, ठीक है, ये कोई तार है, इस तार में माना V विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो विभवांतर V कितना होगा, तो वो उसमें प्रवाहित धारा माना I है, I के समानुपाती होगा, यानी V समानुपाती होगा I के। ये हमेशा ध्यान देना, ये हमेशा ध्यान देना, V समानुपाती होगा I के, नहीं कि R V के मत करना, V समानुपाती I के। अब ध्यान देना समानुपाती का निशान हमेशा हटता है, तो बराबर आने से पहले एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं R, जिसे कहते हैं R। अब ये R है क्या, R वैसे प्रतिरोध इसको कहते हैं, प्रतिरोध यहाँ पे ये नियतांक है। अब R प्रतिरोध होता क्या, ध्यान देना, पूछे आपको प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध आप कहोगे वो कारक है जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, यानी विद्युत धारा चल रही है वहां पे उस विद्युत धारा को कम या ज्यादा करने का काम इस I के माध्यम से किया जाता है, जिसका सिंपल इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये R वह कारक है जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं प्रतिरोध R। वह कारक जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध I कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध R। अब बात यह है कि सर ये R किस पर निर्भर करेगा, आखिरकार R की कुछ गतिविधियां तो होगी, वो तो होगी। इससे पहले आपको सीखना होगा कि ओम ने इस नियम की खोज की, ठीक है, तो ओम ने खोज की तो ओम का भी नाम लेना चाहिए, है ना। साइमन ओम ने इस ओम के नियम की खोज की, उनका भी सम्मान होना चाहिए, तो उनके सम्मान के लिए इस का मात्रक प्रतिरोध रखा गया। प्रतिरोध होता है ना R, इस प्रतिरोध R का मात्रक रखा गया ओम। क्या रखा गया, ओम। ध्यान देना, प्रतिरोध का मात्रक क्या रखा गया, ओम, जिसका सैंपल यूं होता है, ये इसे कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या रखा गया, ओम, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो ठीक है। अब आगे सवाल ये होगा कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध कब अधिक होगा कब कम होगा,
कैसे होगा, ये बातें हमें सीखनी है। तो पहली बात, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध आर होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध आर की निर्भरता, आपको ध्यान देना है। पहली बात तो प्रतिरोध आर किसी पदार्थ की पराकृति पर निर्भर करेगा, ये खास पदार्थ की पराकृति पर ध्यान देना। प्रतिरोध आर किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। दूसरा, लंबाई के समानुपाती होगी, जो इतना तार होगा ना, तार की लंबाई के समानुपाती, तार की लंबाई के समानुपाती, जो तार की लंबाई है उस तार की लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा भाई, तार की लंबाई के समानुपाती होगा। दूसरा, जो तार का क्षेत्रफल है, तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध आर तीन चीजों पर निर्भर करेगा। पहला तो पदार्थ की पराकृति पे, दूसरा तार की लंबाई के समानुपाती। समानुपाती का अर्थ होता है यदि तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यदि तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध घटेगा, तो प्रतिरोध घटेगा। यदि तार का क्षेत्रफल कम होता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी इसका उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती का। तो पहली पदार्थ की पराकृति पे। दूसरा कहता है कि प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती, लंबाई को माना L, ठीक है, इसको समीकरण आप A कह सकते हैं। दोनों में कहता है कि ये इसके क्षेत्रफल यानी A के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है। अब यदि आप समीकरण 1 और 2 को मिलाएं तो आप देखना कि R समानुपाती L, R हो गया, L का 1/1 से गुणा, A से गुणा करेंगे L/1, भाई L इंटू 1/1 करें आप तो क्या होगा, L इंटू 1 L और A का A, L/A। तो ये हो गया। अब हमने कहा इस उत्तर में अंतिम में समानुपाती नहीं होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे समानुपाती आ रहा है, तो समानुपाती को हटाओ। हटाने से पहले हमने क्या कहा, एक नियतांक आता है और यहाँ पर भी एक नियतांक ही आएगा जिससे कहते हैं ये, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है रो, इसको कहते हैं रो, क्या कहते हैं, रो। ये होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोध नहीं है, ध्यान देना, ये प्रतिरोध नहीं है, ये है प्रतिरोधकता। क्या है, प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोध नहीं है, ये प्रतिरोधकता है। आर प्रतिरोध है और रो आपका प्रतिरोधकता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ऐसे व्यक्त किया जाता है, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो आर की निर्भरता देखो, पदार्थ की पराकृति पर, तार की लंबाई के समानुपाती, तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो आर लंबाई के L के समानुपाती, R 1/1 के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिलाया तो R का R, L का 1/A से गुणा किया तो L/A हो गया। अब ये समानुपाती हटा, बराबर का निशान है, इससे पहले प्रतिरोध एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं प्रतिरोधकता, तो R क्या हो जाएगा, रो L/A, रो L/A। यह से आपका प्रतिरोध R तो समाप्त होता है, पर यहाँ नया नियतांक आ गया हमारे पास, प्रतिरोधकता। तो अब इसके बारे में पढ़ो, अब प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ो, ठीक है भाई। प्रतिरोध पूरा बात क्या हुआ, नया शब्द आ गया प्रतिरोधकता, अब इसके बारे में पढ़ो, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, नया टॉपिक है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, नया टॉपिक कौन सा आ गया, प्रतिरोधकता। भाई सीधी बात है, कहने की जरूरत नहीं है, इसको रो से तो व्यक्त किया जाता है, किससे, रो से तो इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा ही था कि R बराबर क्या होता है, रो L/A होता है। अब आए पढ़ा, अब यहां से आपको प्रतिरोधकता चाहिए तो R, A यहाँ पे भाग में सामने गया गुणे में, L यहाँ भाग में है तो ये हो गया प्रतिरोधकता का सूत्र, रो बराबर RA/L, RA/L, ये किसका मात्रक सूत्र हो गया, प्रतिरोधकता यानी रो का। अब इसका आपको मात्रक पूछेंगे, मात्रक तो आपको पता है प्रतिरोध का ओम, ठीक है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर,
और लंबाई का मीटर, एक से मीटर कट गया तो बचा क्या, ओम मीटर, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम मीटर, और ओम को दिखाते हमें पता है यूं, और मीटर का एम होता है। तो ओम मीटर पूछेंगे, प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये हो जाएगा आपकी प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो प्रतिरोधकता इसका ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारी प्रतिरोधकता। सूत्र ध्यान दे देना, आर ए बटा एल और ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये आपकी प्रतिरोधकता। क्रम में समझेंगे कैसे लगाते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन। ध्यान देना, यहाँ पे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन है वो कैसे किया जाएगा। इससे पहले हमें कुछ विद्युत उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले होता है तार ये होता है ना। इसके बाद में बात करूं, आप बल्ब लेते हैं, है ना, तो बल्ब इस प्रकार होता है। यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो ऐसे, यदि जल रहा है तो ये ऐसे, ये जलता हुआ बल्ब है ना। इसके बाद मैं बात करूं, आप लेते हैं मान लीजिए प्रतिरोध को आर से दिखाया जाता है, इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। यदि प्रतिरोध नियत है तो ऐसे होगा, प्रतिरोध अनियत है तो इस प्रकार होगा, है ना। इसके बाद मैं बात करूं, विद्युत धारा मापने के लिए मीटर होता है एमीटर। क्या होता है, एमीटर। इसको अमीटर भी लिखा जाता है ना। ये ए होता है, इस प्रकार दिखा जाता है ना। इससे विद्युत धारा मापी जाती है और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, परिपथ में श्रेणी क्रम। इसके बाद हम बात करते हैं तो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर, जिससे विद्युत विभव मापा जाता है, जिससे विद्युत विभव मापा जाता है। इसे V से दिखाया जाता है, V से दिखाया जाता है। इसके बाद कुंजी या स्विच कह दो, कुंजी या स्विच। ये यदि कुंजी खुली है तो इस प्रकार होगी, और उस समय खुली होगी तब परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहेगी। यदि बंद है तो विद्युत धारा इस समय बहेगी। तो ये हो गई अपनी कुंजी। अब हम बात परिपथ पे ही करें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। माना परिपथ, अब परिपथ होता क्या है, परिपथ होता क्या है। तो परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा के बहने के लिए या प्रवाहित होने के लिए, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा बना हुआ बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। एक बार फिर सुने, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा बना बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। यानी ये विभिन्न विद्युत उपकरण है, इनसे बंद पथ बनाएंगे जिसमें विद्युत धारा बहेगी, और इसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। जैसे मैंने एक यहाँ पे बात हमने बैटरी की नहीं की है ना, बैटरी जिससे विद्युत धारा बहती है। बैटरी से पहले मैं बात कर दूं एक सेल की। एक सेल में एक सीधा प्लस होता है, एक सीधा माइनस होता है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहेगी, ये आपको ध्यान देना है। ये तो होता है सेल। दो या दो से अधिक सेलों के मिलने से बैटरी का निर्माण होता है। तो बैटरी को इस प्रकार दिखाया जाता है, ठीक है, ऐसे। ये हो गई एक बैटरी, ये क्या हो गई, बैटरी। तो मैं परिपथ बनाना चाह रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहां से बैटरी उठाई, ये लो, है ना, ये बैटरी उठाई। बैटरी उठाने के बाद मैंने यहां माना एमीटर लगाया। क्या लगाया, एमीटर लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे बल्ब भी लगा दूं, बल्ब भी लगा दिया। ये आ गया, ये आ गया और बल्ब आ गया, ठीक है। और तार वैसे चल नहीं रहा है, तार चल नहीं रहा है। इसके आगे बढ़े, माना यहाँ पे प्रतिरोध आर लगा दिया, प्रतिरोध आर लगा दिया। इसके बाद माना हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, वी भी आपका क्लियर होगा, ठीक है, वी भी क्लियर। अब यहाँ पे कुंजी, यहाँ पे कुंजी, ये लो कुंजी लगा।
एकदम बंद पथ, इसे कहते हैं विद्युत परिपथ। ये इस प्रकार चलेगा। यदि विद्युत परिपथ के बारे में पूछे तो ये विद्युत परिपथ, ये क्या हो गया, विद्युत परिपथ। इसमें विभिन्न उपकरण है, जैसे कि बैटरी है ना, एमीटर है, बल्ब है, वोल्ट मीटर है, कुंजी है, समस्त उपकरण यहां से हमने इसमें लगाए हैं। तो विद्युत धारा के बहने के लिए या प्रवाहित होने के लिए विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा बना एक बंद पथ, देखिए पूरा बंद है, बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। आगे देखो, अब हम बात करेंगे प्रतिरोध, यानी जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक अलग अलग क्रम में लगाया जाता है, उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। अब श्रेणी क्रम होता क्या है, यहां समझो कि मानो पहला परिपथ है जो भी है आपका प्रतिरोध, ये इस प्रतिरोध का शुरुआती बिंदु यानी अंतिम बिंदु ये, और दूसरे का शुरुआती बिंदु, दोनों एक होने चाहिए, दोनों एक होने, वो कहलाता है श्रेणी क्रम। जैसे कि इसका ये अंतिम बिंदु, तो अगले का ये शुरुआती बिंदु, ये आपका एक श्रेणी क्रम में लगातार है, ठीक है। जब पहले का अंतिम बिंदु और दूसरे का शुरुआती बिंदु दोनों एक हो तो उसे श्रेणी क्रम में कहेंगे, ठीक है। यह माना आप लगा सकते हैं एमीटर विद्युत धारा, और यहां पे आप बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप बैटरी लगा सकते हैं, ओके। अब यहां पे ये माना प्रतिरोध R1 है, यह R2 है, यह R3, तीन प्रतिरोध लिए R1 R2 R3, ये आपकी बैटरी। अब माना इन पे अपना वोल्ट मीटर लगाएगा, ये R1 है तो इसका वोल्ट मीटर V1, इसका V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, इसका V अपना 3 हो जाएगा, तीनों के वोल्ट मीटर अपना अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें, देखो चाहे श्रेणी क्रम में कहे चाहे पार्श्व या समांतर क्रम में कहे, आपको पता है ओम के नियम में तीन चीजें होती है, ओम के नियम में तीन राशियां होती है, V बराबर I R, V बराबर I R। तो आपको देखना है इसमें से क्या होता है कि चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम हो, उनमें दो चीजें तो होती है अनियत या भिन्न भिन्न कह सकते हैं, दो चीजें तो होती है भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न कितनी चीजें होती है, दो। हमेशा आपको ध्यान रखनी, भिन्न कितनी होती है, दो। कौन सी, एक तो फिक्स है प्रतिरोध होता है, एक तो कौन सा होता है, प्रतिरोध, ठीक है। एक और कौन सी होगी, एक होती है नियत, एक होती है नियत, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब आपको कैसे पता चलेगा, यदि आप इस परिपथ में घूमे और आपको एक से अधिक रास्ता ना मिले, अब आप घूमते जाओ, एक से अधिक कहीं तार मिला आपको, कहीं नहीं मिला, कहीं प्रतिरोध अलग तार के इस प्रकार हुआ कि यहाँ दो तार हो गए, नहीं, तार देखो आप पूरा परिपथ घूम लो, तार तो एक ही है। तो जब एक ही तार हो तो उस समय क्लियर है कि एक ही तार में से विद्युत धारा बह रही है, जितनी यहां से शुरू हुई अंतिम यहां इतनी आई, यानी धारा नियत है, धारा नियत है। तो एक ऐसे मैंने कहा नियत होती है, एक धारा नियत हो गई ना, तो अपने आप अलग क्या हो गई, विभव, विभांतर अलग हो गया, विभांतर क्या हो गया, अलग। तो प्रतिरोध और विभांतर श्रेणी क्रम में अलग होते हैं, धारा क्या होती है, नियत होती है, धारा क्या नियत होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई धारा तो आई जा रही है, ठीक है, अब आपसे मैंने पूछा कि इनका कुल विभव कितना है, तो आप देखोगे भाई कुल विभव, जैसे अपनी यूनिट लेने वाला आता है तो कोई घर की मीटर देखता है, इसके बाद डीपी पे लगी हुई कुल यूनिट मिलाता है, कोई बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसी प्रकार यदि मैं कुल विभव पूछूं तो आप अलग अलग विभव के पास जाके देखोगे भाई क्या क्या मान है ना। पहले V1 के पास जाओगे, V2 के पास जाओगे, V3, तीनों का जो योग होगा वही कुल विभव होगा, वही क्या होगा, कुल विभव। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, या आपके तीनों विभव का जो योग होता है वही कुल विभव होता है, वही कुल विभव। अब V का मान ओम्स के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है नहीं, V बराबर IR। यदि V1 का मान मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, सर R तो नियत है, प्रतिरोध अलग है, R1 है, ठीक है। V2 का मान पूछा है तो आपने कहा सर R तो नियत है, प्रतिरोध R2 है,
V3 का पूछा, आपने कहा सर आई तो नियत है R3, और ये मान यहां से वहां रख दो। V का मान क्या आया IR, V का मान IR, ठीक है। V1 का सर, V1 का IR1, V का IR1, मैंने कहा V2 का, आपने कहा सर IR2, IR2, मैंने कहा V3 का, आपने कहा सर IR3, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इनमें आई नियत है, देखो आई तीनों में नियत है, तो आई आपने कॉमन ले लिया, आई आपने क्या ले लिया कॉमन, बस क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका बसा। अब यहां ध्यान देना, आई से आई कट हो सकता है। अब आपके पास फाइनल जो प्रतिरोध बसा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके पास फाइनल आपके प्रतिरोध है, उसका मान आ गया। यानी किसी भी सैनिक में लगे प्रतिरोधों का जो अंतिम है होता है, वो सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है सैनिक क्रम में लगे प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। ऐसे ही हम बात करेंगे पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, उस समय क्या होगा, विद्युत धारा के रास्ते अलग हो जाएंगे, वहां विद्युत धारा भिन्न हो जाएगी, विभव है वो अलग हो जाएगी। तो वह आगे देखते हैं। यहां आपको सैनिक क्रम में याद रखना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे देखो, अब हम बात करेंगे समांतर क्रम की, या आपकी किताबों में पार्श्व क्रम लिखा है, एक ही बात है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, ये कैसे होगा कि कोई, देखिए यहां पे आपने बैटरी लगी, ठीक है, यहां पे आपने बैटरी लगी, अब यहां पे आपने माना कि एमीटर लगा, ठीक है। इस समय एमीटर आप यहां लगाएं या आगे भी लगा सकते हैं। आगे आप बढ़े, यहां माना आपकी धारा के 3 रास्ते हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, और एक ये हो गया। अब यहां पे आपने 3 प्रतिरोध लगा दिए, ठीक है। ये 3, ध्यान देना, अब धारा के 3 रास्ते हो गए अलग अलग, R1 R2 R3, ठीक है। अब विभव तो इन सब का नियत है, क्योंकि विभव एक ही रहेगा, विभव एक ही रहेगा, अलग तार है निकाला। यहां पे मान लिया एमीटर लगाया आपने, और यहां पे आपने कुंजी लगाई, क्या लगा दी कुंजी। अब मैंने आपको क्या पहले भी बात यही बताई कि आपको 2 भिन्न चीजें दे रही है और एक नियत, भिन्न और नियत। मैंने क्या कहा, प्रतिरोध तो सब में क्या होता है, भिन्न होता है, प्रतिरोध तो भिन्न होता है। इसके बाद मैंने क्या कहा, धारा में देखो, है ना, धारा आप घूमते गए, शायद धारा के 3 अलग रास्ते हो गए, माना यहाँ I1 धारा गई, इसमें I2 गई और इसमें I3 गई। आपने कहा शायद धारा के 3 रास्ते हो गए, इसका मतलब धारा क्या है, भिन्न है, विद्युत धारा क्या है, भिन्न है। यदि प्रतिरोध और धारा दोनों भिन्न है तो अंतिम राशि आपकी विभव बची है। अंतिम, भाई प्रतिरोध अलग है, धारा अलग है, तो अंतिम कौन बसा, ओम के नियम में विभव IR, विभव बसा है, कौन बसा है, विभव। तो आप विभव आपका नियत है, विभव आपका नियत है। अब देखिए, विभव आपका क्या है, नियत है। अब आपको पता है सर, यदि मुझे कुल धारा पूछे, अब अलग कौन है, धारा है, तो धारा कुल पूछे तो आपको पता है सर, यहां तक तो आई धारा जा रही थी, कौन सी आई, यहां जाके आई जो धारा है उसी के 3 भाग हुए हैं I1 I2 और I3, इसी कुल धारा के 3 भाग हुए हैं, जो इन तीनों का योग है वो कुल धारा ही तो है ना। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 चीजें, 3 हो गई। जितने प्रतिरोध लगेंगे इतनी अपने धाराएं अलग हो जाएगी, है नहीं। अब आपसे मैं पूछूं आई का नियम, आप कहोगे V बराबर I सर, यहां से आई का मान पूछे आपसे, आप कहोगे सर V बटा R, यही कहोगे। मैंने कहा भाई I1 का बताओ, तो आप कहोगे सर V तो नियत है,
R1 हो जाएगा, क्यों कॉल पे अलग है। मैंने कहा भाई I2 का बताओ, आपको सर V नियत है, R2 हो जाएगा। मैंने कहा I3 का बताओ, आपको सर V नियत है, R3 हो जाएगा, है ना। I बराबर वी आर I1 V बटा R1, V बटा R1, I2 V बटा R2, I3 V बटा R3, इन तीनों का योग हो जाएगा। इन तीनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। I बराबर I का मान V बटा R, V बटा R1, I2 का क्या हो जाएगा V बटा R2, V बटा R3। अब आप कहोगे सर इसमें विभव नियत है, तीनों में V आ रहा है, तो मैंने कहा V कॉमन ले लो, पीछे क्या बचा, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ये बचेगा V से V कट 1/R है, क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम का अंतिम सूत्र आ गया। 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R3, ये R का मान आ गया। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम। तो आज विद्युत परिपथ है जिसमें एक है ताप का प्रभाव, विद्युत धारा पर ताप का प्रभाव, ध्यान देना, विद्युत धारा पर ताप का प्रभाव है ना, ताप का प्रभाव, विद्युत धारा पे ताप का प्रभाव कहें या विद्युत धारा है उस पे ताप कैसे निर्भर करेगी या ताप का क्या उपयोग है। देखिए कि एक कोई भी विद्युत उपकरण चलता है तो कुछ समय बाद वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म होता है। अब वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसके द्वारा दी गई जो ऊष्मा है, जो लाइट है, वो लाइट का कुछ भाग वातावरण में उत्सर्जित हो जाता है या कुछ भाग उस उपकरण को गर्म यानी उत्सर्जित फालतू हो जाती है, जिससे वो विद्युत उपकरण गर्म हो जाता है। यानी जितनी ऊर्जा दी जा रही है उसका पूरा भाग है वो कार्य में नहीं जाता, बल्कि कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है, जिससे किसी भी विद्युत उपकरण क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, उस ऊष्मा को कहते हैं एस। क्या कहते हैं, ऊष्मा को एस कहते हैं। ये एस किस पे निर्भर करेगा, तो एस पहले निर्भर करेगा माना वी पर, उसके विभव पर, उसकी विद्युत धारा पर वो निर्भर करेगा और निर्भर करेगा समय पे। किस पे निर्भर करेगा, समय पे, है ना। तो आगे निर्भर करेगा समय पे, है ना। वो ऊष्मा है, कितना विभव उत्पन्न हो रहा है उस विभव के समानुपाती होगा, कितनी धारा उत्पन्न हो रही है धारा के समानुपाती होगा, और कितने समय उस विद्युत उपकरण में विद्युत धारा बह रही है उसके समानुपाती होता है। तो आपका फाइनल जो सूत्र बनेगा वो ये होगा कि S बराबर होगी VIT। ये आपका पहला सूत्र, ये आपका पहला सूत्र हो गया कि H बराबर VIT, V विभव, I धारा, T समय। अब यदि हम ओम के नियम से देखें तो V बराबर IR होता है, ओम का नियम यही होता है। यदि हम इस V की जगह ये रखें, V की जगह IR रखें, तो देखना S बराबर V की जगह हमने माना IR रखा, ठीक है, इंटू R हो गया VI इंटू RT, सॉरी IT, है ना। तो आपका S क्या बन जाएगा, S हो जाएगा आपका I इंटू I स्क्वायर R और T। यह आपका 2 नंबर समीकरण हो गया। ऊष्मा वो ज्ञात करने के लिए कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई वो ज्ञात करने के लिए 2 नंबर सूत्र हो गए, है ना। यदि हम अब इस V को ना रखकर यहां से I का मान यहां रखे, तो देखो I का मान रखे तो क्या हो जाएगा, V बराबर V बटा R, ये होगा I का मान। इसमें I का मान रख के देखो समीकरण में, है ना। I बराबर V है तो V इंटू I का मान V बटा R, V बटा R इंटू T है टाइम T, ये लो क्या हो गया, V इंटू V स्क्वायर, V स्क्वायर, ठीक है, T बटा R। तो ये भी इससे S का क्या हो गया सूत्र। तो S का पहला, दूसरा और तीसरा 3 सूत्र हो गए।
और इसी को कहते हैं जूल का नियम, जूल का ताप 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 नियम। तो ये होगा अपना जूल का ताप नियम। तो ये होता है ताप का प्रभाव विद्युत उपकरण पर कैसे पड़ेगा। इसका कहने का अर्थ यह है कि कोई भी उपकरण में यदि लगातार विद्युत धारा बहेंगे तो वो विद्युत उपकरण गर्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो लाइट है वो कार्य में ना बदलकर कुछ उसका भाग उष्मा के रूप में उत्सर्जित होता है, और उस उष्मा का मान उसमें वो निर्भर करेगी उसके विभव पर, उसकी धारा पर और उसके समय पर। तो S बराबर हो जाएगा VI T, जिसका अन्य सूत्र हमने ज्ञात किया S बराबर I² RT, और इससे भी अन्य V² T बटा R। तो ये होता है ताप का नियम, ये होता है ताप का प्रभाव, और इसको कहते हैं जूल का नियम। तो जूल का नियम कहता है कि उष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, उसकी जो प्रतिरोध के समानुपाती, समय के समानुपाती, जबकि उसके जो विभव है विभव के भी समानुपाती। ठीक है ना, ये कहता है जूल का नियम, ये कहता है जूल का नियम कि धारा के समानुपाती, समय के समानुपाती और विभव के समानुपाती। तो ये अपना है ताप का प्रभाव किसी भी विद्युत उपकरण पर। अब एक अंतिम टॉपिक बचा है विद्युत शक्ति। अब अंतिम टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति। जैसे शक्ति सीधा देखें तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ विद्युत शक्ति की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ऊर्जा के उपभोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, ऊर्जा के उपभोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो देखिए विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति अंतिम टॉपिक है अपना। विद्युत शक्ति क्या होता है, देखो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के उपभोग, उपभोग, विद्युत ऊर्जा के उपभोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। देखो ऊर्जा के उपभोग की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभोग की जो दर है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। वैसे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या ऊर्जा है, विद्युत है, तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा के उपभोग की दर को शक्ति, विद्युत शक्ति कहते हैं। यहाँ पे विद्युत शक्ति को दिखाया जाता है, व्यक्त किया जाता है P से। किससे किया जाता है, विद्युत शक्ति को P से व्यक्त किया जाता है। इसे P से व्यक्त किया जाता है, P से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे P से व्यक्त किया जाता है। इसका यदि आपको सूत्र पूछे तो सूत्र आप लिखोगे कि P बराबर होता है VI। ये होता है इसका सूत्र, P बराबर VI। अब देखिए कि हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR। तो यहाँ पे यदि आप V का मान रखें, एक बात है P में V का मान यदि IR रखें तो अपने आप एक नया सूत्र क्या बन जाएगा, I²R, I²R ये बनता है। यदि आप यहीं से ओम के नियम से I का मान निकालेंगे तो VR होगा, क्योंकि I R यहाँ पे गुणे में होता है, वो बट्टे में चला जाएगा। यदि आप I का मान इसमें रखें, एक बात है ना, P बराबर V तो है, I का मान यदि आप VR रखें, ठीक है VR, तो P का नया मान आ जाता है सूत्र V² बटा R, V² बटा R। तो शक्ति के ये तीन सूत्र होते हैं, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²R। ये तीनों में से आपको दे दे, तीन दे दे, एक कोई अन्य दे दे, ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि भाई इनमें से कौन सा होगा,
या इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको 3 यदि याद है तो वो अपने आप बता लोगे। 3 याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप ये याद रखें और ओम के नियम से मान देखोगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे, ठीक है, ये अपने आप याद हो जाएंगे। अब यदि शक्ति के बारे में आपसे पूछे कि इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, तो इसका मात्रक होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। वॉट होता है विभव का, इसका मात्रक होता है वॉट। और वॉट को हम जानते हैं कि डब्ल्यू से व्यक्त किया जाता है। किससे किया जाता है? डब्ल्यू से, ठीक है। अब आपसे पूछे कि 1 किलोवाट का मान है, 1 किलोवाट का मान, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 1000 वाट। अब आपसे 1 किलोवाट घंटा का मान पूछे तो 1 किलोवाट में यदि 1 है, 1 किलोवाट में 1000 किलो, सॉरी 1000 वाट, और 1 घंटे में सेकंड हो जाते हैं 3600। कितने हो जाते हैं? 3600। 1 किलोवाट का मान हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात से, ठीक है। ये हो जाएगा किसका? 1 किलोवाट का मान। 1 किलोवाट का मान 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 10 की घात से प्लस क्या, ठीक है, 3.6 10 की घात से किलोवाट घंटा का मान हो जाएगा। एक आता है एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति जिसका मान होता है 746 वाट, 746। ये भी एक विद्युत शक्ति मापने का क्या है? मात्रक है। 1 किलोवाट को यूनिट भी कहते हैं, यूनिट। एक यूनिट का मान पूछे आपसे तो आप कहोगे 3.7 10 की घात से 1 यूनिट का मान है। तो ये है अपनी विद्युत शक्ति। पहले मैं बताऊंगा कि विद्युत शक्ति कहते किसे हैं। ऊर्जा के उपभोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त किया जाता है। सूत्र बराबर P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर R। ये होता है विद्युत शक्ति का मान। इसके बाद एक अश्व शक्ति का मान 746 वाट, 1 किलोवाट का मान, किलोवाट घंटा का मान 3.7 10 की घात से, जिसे 1 यूनिट भी कहते हैं। तो आज की क्लास ये क्या हो गई हमारी, विधिवत रूप से इस पाठ का समापन हो गया है। अगला पाठ हम बहुत जल्द विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लेके आएंगे। तो आप लगातार इन क्लासों का आनंद ले। सबसे अधिक जो अंक का पाठ है वो समाप्त हुआ। इससे एक 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। आप तन मन धन से इन क्लासों के साथ जुड़े रहे। मैथ की क्लासें लगातार आ रही है, जिसमें 8.2 हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। 8.3 बहुत जल्द आ जाएगा। आप लगातार मेहनत करते रहें, लगातार क्लासों को देखते रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा हो इतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी हौसला मिले। जय हिंद, जय भारत।